नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है राजधर्म का। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का आज 10वां दिन है, लेकिन जंग के शोले ठंडे होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के साथ भीषण जंग के बीच ईरान ने एक अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का तीसरा और नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। सुप्रीम लीडर बनते ही मुस्तफा खामेनेई ट्रंप और नेतन्याहू के टॉप टारगेट पर आ चुके हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला और भी ज्यादा तेज कर दिया। बड़ी खबर है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के करमानशाह एयर स्ट्राइक की। इस जगह पर हमला हुआ, उसके थोड़े ही दूर पर ईरान के लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उधर ईरान ने भी इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले तेज कर दिए। ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें अटैक किए जा रहे हैं। हमले की खबर इराक के बगदाद से भी सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से अटैक किया है। ईरान ने बहरीन की तेल कंपनी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी को भी ड्रोन से उड़ा दिया। ड्रोन अटैक के बाद से बहरीन पेट्रोलियम कंपनी में भयंकर आग लग गई है। उधर लेबनान के बेरूत में भी इजरायल हमले कर रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने भयंकर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो ईरान को लेकर के अमेरिका और इजरायल कौन सा प्लान बना रहे हैं? क्या ट्रंप की सेना ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रही है? क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा ट्रंप और नेतन्याहू से खामेनेई का मौत का बदला लेंगे, या फिर उनका अंजाम भी खामेनेई जैसा ही होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऑर्डर, अमेरिका इजराइल से युद्ध होगा भयंकर। सऊदी, इराक, बहरीन टू कतर, ईरान की बमबारी भयंकर। इजराइल से मुस्तफा लेंगे इंतकाम, या खामेनेई वाला होगा अंजाम? मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग प्रचंड, क्या ईरान को खत्म करेंगे ट्रंप? मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर मचा हुआ है। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, तो ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की कसम खा ली है। इजरायली एयरफोर्स ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती जा रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की तस्वीरें हैं। इजरायल ने ईरान के एक और तेल डिपो को बमबारी करके जला दिया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के तेल डिपो पर भी बारूद बरसाए थे। इजरायली हमले से तेहरान में ऐसी तबाही हुई थी कि तेहरान की सड़कों पर आग का दरिया बहता नजर आया। तेल डिपो पर हमले के बाद ईरान में कैसे हालात थे, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ईरानी रिपोर्टर ठीक उसी जगह खड़ा है जहां हमला हुआ था। पीछे ऐसी आग लगी है कि उसके पास जाना नामुमकिन है। ماشین‌های شما و ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شب بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیک. तेहरान की हवाएं जहरीली हो गई हैं। आसमान से काली बारिश हो रही है।
तेहरान में जिस जगह तेल डिपो है वहां अभी भी धुएं का काला गुबार उठ रहा है। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उस पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए मुश्किल हो रहा है। शाम करीब 8 बजे मैं अपना पहला लोड लाया और उतार दिया। मैं दूसरा लोड लेने के लिए वापस गया, तभी मुझे पता चला कि उन्होंने रिफाइनरी पर हमला किया है। उस समय मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो इस डिपो पर भी हमला करेंगे। मैंने यहाँ ड्राइव करके ट्रक को इस सड़क पर घुमा दिया ताकि ये खतरे से दूर रहे। लेकिन जब उन्होंने पहली मिसाइल फायर की, उसके फौरन बाद 2 और मिसाइलें लगीं। पहली मिसाइल सही वहीं लगी, फिर पेट्रोल रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ बहने लगा। यहाँ जो सभी गाड़ी खड़ी थी वो सैनिक वाहन नहीं थे। वो आग में फंस गए और जलकर खत्म हो गए। इजराइल कह रहा है कि तेहरान पर हमला अभी झांकी है, असल पिक्चर तो बाकी है। ये ईरान के इस्फहान की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका और इजराइल ने एक ऑप्टिक्स प्लांट पर हवाई हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ईरान आरोप लगा रहा है कि इजराइल और अमेरिका जानबूझकर सिविलियन एरिया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये ईरान ने मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया है। मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई थी। मारी गई बच्चियों की उम्र 6 से 8 साल के बीच है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की थी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने खुद स्कूल पर मिसाइल मार दी। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 170? No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. ट्रंप ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। ये ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल है जो तेल अवीव की तरफ जा रही है। ये मिसाइल आसमान में ही स्प्लिट होती है और एक मिसाइल से 80 छोटे छोटे वॉरहेड्स निकलते हैं। तेल अवीव में ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल भयंकर तबाही मचा रही है। जिस जगह ईरान की मिसाइल गिर रही है वहां हर तरफ आग ही आग नजर आती है। ईरान अब इजराइल और अमेरिकी बेसों पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें दाग रहा है। तीसरे वेव में ईरान ने खुर्रम शहर, फतेह, खैबर और गदर मिसाइलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला किया है। हमारे पास भारी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, साथ ही कई तरह के ड्रोन और हमलावर जहाज शामिल हैं। इन सबको बड़े और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार और तैनात किया गया है। हमारी सक्षम सशस्त्र सेनाएं, इस्लामिक रिपब्लिक की ताकतवर सेना पूरी तरह तैयार है कि मौजूदा रफ्तार से कम 6 महीने तक पूर्ण स्तर के तीव्र युद्ध को जारी रख सके। ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में है। उधर रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता 85% से ज्यादा घट चुकी है, लेकिन ईरान जिन क्लस्टर मिसाइलों से अटैक कर रहा है उसे रोकने के लिए एक साथ कई इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो रही हैं। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में भारी नुकसान पहुंचा रही हैं।
ईरान के ड्रोन और मिसाइल इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर भी कहर मचा रहे हैं। ईरान ने तेल डिपो पर अटैक का बदला लेते हुए हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को सीधे टारगेट किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये इजराइल के वेव गुरियन एयरपोर्ट के पास का मंजर है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले का बदला ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग कर लिया है। जिस समय बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हुआ उस समय वहां काफी लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए ये लोग एयरपोर्ट के बेसमेंट में छिप गए। इजराइल पर सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि लेबनान से भी अटैक हो रहा है। लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ईरान के शहरों पर लगातार ड्रोन और रॉकेट्स दाग रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके बॉर्डर पर तैनात इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इजरायली फौजियों को मारने का वीडियो जारी कर रहे हैं। ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות इजराइल पिछले 2 साल से लगातार आपातकाल जैसी हालत में है। इस समय हमें धैर्य और दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। समय लंबा लगेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसमें जितना भी समय लगेगा उतना समय लगेगा। אני אומר לכם שאין שום מקום בטוח. इजराइल एक साथ 2-2 फ्रंट पर लड़ रहा है तो ईरान भी 1 दर्जन देशों पर अटैक कर रहा है। इजराइल से लेकर कतर, इराक, बहरीन और सऊदी समेत मिडिल ईस्ट में हर तरफ बारूद बरसा रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल मिडिल ईस्ट के देशों में उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ये बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बापको की तस्वीरें हैं जो ईरान के हमले से धू-धू कर जल उठी। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान का शाहेद 136 ड्रोन अमेरिकी फौज के लिए सिरदर्द बन चुका है। बहरीन की एक और तस्वीर देखिए, दावा किया जा रहा है कि यह धमाका यहां के अमेरिकी बेस पर हुआ है। ईरान ने बहरीन से कह दिया है कि जब तक अमेरिकी फौज यहां से जाएगी नहीं, उसके हमले बंद नहीं होने वाले। हम अपने अरब देशों और मित्र देशों के खिलाफ ईरान के बेवजह हमलों की निंदा करते हैं। बहरीन हमेशा से शांति का देश रहा है और आगे भी रहेगा। हमने कभी किसी के खिलाफ दुश्मनी शुरू नहीं की और हमेशा सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों की नीति अपनाई है। हम अपनी सेना और बहादुर जवानों की तैयारी, सतर्कता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने मजबूत जवाब देकर इन हमलों की कोशिशों को नाकाम किया और देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखी। ईरान का दावा है कि उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह कर दिया है। रडार तबाह होने के बाद बहरीन में अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बेकाबू हो रही हैं और घरों पर गिर रही हैं। मुस्तफा ने ईरान की कमान संभालते ही अमेरिका और इजराइल पर हमले तेज कर दिए। कतर के दोहा में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर भयंकर अटैक किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है और ये दूसरी बार हुआ है। युद्ध शुरू होने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर हमला हो गया। इससे साफ लगता है कि ये हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। इस युद्ध से पहले भी हम बार बार कहते रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी हमले या युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका शांतिपूर्ण रहे। हम तो ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक समाधान निकालने में मदद कर रहे थे, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरान के हमले से खाड़ी मुल्क बेहद नाराज हैं। किसी भी वक्त वो ईरान के खिलाफ एकजुट होकर हमला कर सकते हैं।
सऊदी अरब ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी बेस की तरफ जा रहे ड्रोन को मार गिराने का वीडियो जारी किया है। यूएई की सेना भी अमेरिकी बेस पर जा रहे ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में नष्ट कर रही है। लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा ईरान रुक नहीं रहा। जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां वहां ईरान हमले कर रहा है। रूस और चीन भी बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे हैं। हमारी रूस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी है। ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। ये कोई रहस्य भी नहीं है। ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगा। वो हमें कई अलग अलग तरीकों से मदद कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। ये चीन की सप्लाई शिप लियाओ वांग 1 है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शिप इस समय ओमान की खाड़ी के पास घूम रही है और ईरान को अमेरिकी बेस और वॉरशिप के मूवमेंट की सटीक जानकारी दे रही है। रूस और चीन बता रहे हैं और ईरान इराक से लेकर बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बारूद बरसा रहा है। इराक और अमेरिका के प्रॉक्सी संगठन भी एक्टिव है। वो भी क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम कमान दे दिया गया है। मुस्तफा को अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर और अग्रेसिव माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान की बागडोर संभालने के बाद इजराइल और अमेरिका पर हमले तेज हो जाएंगे? क्या यह युद्ध अब काफी लंबी खींचेगा? क्या नए सुप्रीम लीडर परमाणु बम बनाएंगे? देखिए पूरी रिपोर्ट। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में क्या होगा? क्या IRGC पहले से ज्यादा मजबूत होगी? क्या इजराइल और अमेरिका पर हमले बढ़ जाएंगे? क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान लंबी जंग लड़ेगा? क्या मुस्तफा खामेनेई परमाणु बम बनाएंगे? मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। नए सुप्रीम लीडर बनने से तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते दिखे। इस्लामिक शासन के झंडे लेकर बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी कर रहे थे। मुस्तफा के समर्थक उन्हें आयतुल्लाह अली खामेनेई का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं, जो अमेरिका से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। थैंक गॉड एक ऐसा नेता चुना गया है जिस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो अपने पिता के खून का बदला लेगा और अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेगा। हमें पूरा यकीन है कि वो अमेरिका से समझौता नहीं करेगा। वो अली खामेनेई का सच्चा बेटा है। ईश्वर की कृपा से वे अली खामेनेई के सही उत्तराधिकारी हैं। मुझे आशा है कि हमें उनका समर्थन करने और देश को गौरवान्वित करने का सम्मान मिलेगा। ईरान में मुस्तफा खामेनेई को तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये फैसला उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के महज कुछ दिनों के बाद लिया गया है।
मुस्तफा खामनेई अयातुल्लाह खामनेई के 4 बेटों में दूसरे नंबर पर है। मुस्तफा खामनेई पिता की विरासत के सबसे बड़े दावेदार रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद मुस्तफा डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ईरान इराक वॉर के वक्त मुस्तफा ईरान की हबीब बटालियन में सेना में शामिल थे। ईरान के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मुस्तफा का बड़ा रोल रहा है। इंटरनेशनल अफेयर में भी एक्टिव रहे हैं मुस्तफा खामनेई। शासन की बारीकियों के साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC में भी मुस्तफा की अच्छी खासी पकड़ है। IRGC की इंटरनेशनल विंग कुद्स फोर्स के एक्शन में वो दखल रखते हैं। ईरान की इंटेलिजेंस इंटरनल सिक्योरिटी में भी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। मुस्तफा खामनेई के ईरान की कमान संभालते ही तेहरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार तेज कर दी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की खासियत है कि उन्हें डिफेंस की बारीकियों के साथ ही शासन का भी अनुभव है। लंबे समय से वो सत्ता के पीछे से काम करते रहे। यही वजह है कि नए सुप्रीम लीडर को लेकर IRGC में काफी उत्साह है और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करके उनका वेलकम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मुस्तफा खामनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में क्या हो सकता है। मुस्तफा खामनेई का सेना पर कंट्रोल रहा है, लिहाजा मुस्तफा के हाथों ईरान की कमान आने से IRGC पहले से ज्यादा मजबूत होगी। ईरानी सेना और हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सीज का मनोबल बढ़ेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान स्लो लेकिन लंबी जंग लड़ सकता है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क है, ऐसे में ग्लोबल शिया एकजुटता बढ़ेगी। मुस्तफा के पास सुप्रीम कमान आने से इजराइल और अमेरिका पर हमले बढ़ेंगे। मुस्तफा को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई से ज्यादा कट्टर और एग्रेसिव माना जाता है। तेहरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट को भी कुचलने में मुस्तफा का अहम रोल रहा है। ऐसे में ईरान के सबसे पावरफुल पोस्ट पर मुस्तफा खामनेई के आने से अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजरायली हमले और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं मुस्तफा खामनेई। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट तेज हो सकता है। तेहरान में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश हो सकती है। मुस्तफा न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने का ऑर्डर दे सकती है। ईरान में मुस्तफा खामनेई का मुख्य ठिकाना तेहरान है, लेकिन इजरायली अमेरिकी हमलों के चलते वे लगातार सेफ जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं। पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के कंपाउंड पर हमले के बाद वे लवीजान के सीक्रेट बंकर में छिपे थे। ये अंडरग्राउंड बंकर 90 से 100 मीटर नीचे है। ये बंकर इतना मजबूत है कि एंटी बॉम्ब, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का भी असर नहीं पड़ता। ये बंकर टनल्स का नेटवर्क है। IRGC से भी अलग एलीट यूनिट इसकी रक्षा करती है। अब नए सुप्रीम लीडर होने के बाद उनका ठिकाना सीक्रेट रखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। अगर संपत्ति की बात की जाए तो मुस्तफा खामनेई के पास ईरान के बाहर भी अखूत संपत्ति है। उनके पास लंदन के केंसिंगटन में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो 6ठी और 7वीं फ्लोर पर है। ये अपार्टमेंट इजरायली एम्बेसी से महज 50 मीटर दूर है। इनकी कीमत 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, यानी 614 करोड़ रुपए। ये पैलेस ग्रीन नाम की प्राइवेट रोड पर है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी का 24 घंटे पहरा रहता है। इसके साथ ही मुस्तफा की लंदन में करीब 1200 करोड़ के कई मकान हैं। इन संपत्तियों को यूके सरकार ने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर पर IRGC फाइनेंसिंग के आरोप लगते रहते हैं।
अमेरिका ईरान जंग का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस वक्त हड़कंप मच गया है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर के $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग काफी लंबा चला तो क्या होगा, रिपोर्ट में देखिए। ईरान जंग का दिखा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। क्या 35 साल बाद दुनिया में फिर मचेगा हाहाकार? हॉर्मुज संकट से क्यों मची ऑयल मार्केट में हलचल? क्या ऑयल क्राइसिस फिर लाएगी दुनिया में मंदी? जैसे जैसे अमेरिका ईरान की जंग आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में टेंशन भी बढ़ रही है। क्योंकि इजराइल ईरान की लाइफलाइन को निशाना बना रहा है, ईरान के ऑयल रिजर्व को जला रहा है। इजरायली एयरफोर्स तेहरान और उसके आसपास के तेल डिपो पर बम बरसा रही है। ईरानी रिफाइनरियों को तबाह किया जा रहा है, जिससे कई जगहों पर भीषण आग लग चुकी है। घने काले धुएं ने बादलों का रूप ले लिया है। तेल डिपो से ईंधन लीक होकर सीवर लाइनों में फैल गया है, जिससे तेहरान की सड़कों पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के तेहरान ही नहीं, शहरान तेल डिपो पर भी मिसाइलें दागी हैं। इजरायली एयरफोर्स के हमले इतने सटीक और भीषण थे कि धमाकों की आवाज पड़ोसी शहर करज तक सुनाई पड़ी। आसमान में आग के विशाल गोले और धुएं का काला गुबार साफ देखा गया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान के इन तेल भंडारों को उसने ही निशाना बनाया है। इजराइल की फोर्स का दावा है कि ईरान इसका इस्तेमाल अपनी फोर्सेस के लिए कर रहा था। इजराइल ने सिर्फ तेहरान और शहरान में ही तेल डिपो को तबाह नहीं किया, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी ईरान के तेल डिपो पर अटैक किया। इजराइल की फोर्स ने केशम एयरपोर्ट के पास तेल डिपो पर अटैक किया, जिसके बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। उधर ईरान भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो पर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बैपको पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद बहरीन के सरकारी रिफाइनरी में आग लग गई। इससे पहले भी ईरान ने बहरीन की बैपको रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे वहां आग लग गई थी। बैपको बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल रिफाइनरी है, जो मनामा के पास सित्रा इलाके में स्थित है। इस रिफाइनरी से हर दिन करीब 4 लाख बैरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तनूरा पर अटैक किया था। ड्रोन अटैक के बाद रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया, जिससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सकरा रास्ता है जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। यहीं से मिडिल ईस्ट के देशों से पेट्रोलियम का निर्यात दूसरे देशों को किया जाता है। इसकी एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इराक, कुवैत,
कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश हैं। ईरान अब यहां से निकलने वाले तेल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और यूरोप के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन देशों को तेल निर्यात किया जाता है उनमें सबसे ज्यादा चीन और भारत को होता है। चीन 38%, भारत 15%, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11%, यूरोप 3%, एशिया के बाकी देश 14% और अन्य देशों को 7% ऑयल की आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है, जो जंग की वजह से प्रभावित है या यूं कहें कि ब्लॉक है। دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید.